हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन है वो एक भी ना छूटे, तो हमारे द्वारा जो कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है जो कि आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है, तो इसे आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए ताकि आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वह एक भी ना छूटे। तो चलते हैं आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है देख लीजिएगा, कहता है कि कुछ जीव अपने अकार्बनिक तत्व से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं वो अकार्बनिक तत्व से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें विषमपोषी बोला जाएगा, परपोषी बोला जाएगा, या स्वपोषी बोला जाएगा, या परजीवी बोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वपोषी। अगला कहता है कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करने के लिए किसका उपयोग जैव उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं वो जब जटिल भोज्य पदार्थ को जब खाते हैं तो उन्हें सरल रूप में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक के रूप में एक चीज का यूज करते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर के अंदर जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो आसानी से टूट जाता है, सरल रूप में टूट जाता है। तो उसके लिए वो किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें से देखिएगा, इसका पहला ऑप्शन दिया गया आपका हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, HCl का। इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक का मतलब क्या है? कैटलिस्ट। जो क्या करता है कि आपका जो भोजन के पाचन की जो दर है, यानी कि जो भोजन जो जटिल भोज्य पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं उन्हें सरल रूप में किन के द्वारा तोड़ा जाता है? एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि पेड़ पौधे में हरे बिंदु कोशिकांग, पेड़ पौधे के अंदर जो हरे बिंदु कोशिकांग क्या कहलाते हैं? यानी आपको पता है कि जो पेड़ पौधे के कोशिका के अंदर जो हरे बिंदु के समान जो कोशिकांग का मतलब है कोशिका संरचना, कोशिका के अंदर जो संरचनाएं या अंगक पाए जाते हैं उसी को बोला जाता है कोशिकांग। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि पेड़ पौधे में हरे बिंदु कोशिकांग क्या कहलाते हैं? क्या वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, क्लोरोफिल कहलाते हैं, पत्तियां कहलाते हैं, या सभी कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? पत्तियों के अंदर या पेड़ पौधे के अंदर पाए जाने वाले हरे रंग के आपके एक कोशिकांग है या कोशिका अंगक है, जो क्या करता है? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी मदद से वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा संपन्न होता है? यानी कि जो आपका जो स्टोमाटा होता है, जो आपका रंध्र होता है वो खुलता है और ये बंद होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? कैसे डिसाइड होता है कि कब को रंध्र को खुलना है और कब रंध्र को बंद होना है? इसमें गार्ड का काम कौन करता है? तो इसमें गार्ड का काम करेगा क्या? क्लोरोप्लास्ट करेगा, द्वार कोशिका करेगा, पत्तियां करेगा, और ख और ग दोनों, यानी कि द्वार कोशिका और पत्तियां दोनों। तो इसमें से आप देख करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका बुआ द्वार कोशिका, जिसको आप लोग कहते हो गार्ड सेल कहते हो। गार्ड सेल ही डिसाइड करता है कि कब आपको रंध्र को खुलना है और कब आपको रंध्र को बंद होना है। तो ये डिसाइड करता है द्वार कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्वार कोशिका, जिसको आपने इंग्लिश भाषा में क्या बोला है? गार्ड सेल। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है, और रंध्र क्या बोला है कि द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है, यानी गार्ड सेल के अंदर जब जल प्रवेश करेगा तो वह फूल जाता है, और रंध्र क्या हो जाएगा? रंध्र क्या हो जाएगा? रंध्र बंद हो जाएगा, खुल जाता है रंध्र, या एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा? बताइएगा। तो जब आपको पता है कि जब रंध्र के अंदर या आपका रंध्र के अंदर या द्वार सेल के अंदर जब आपका जल जब जाता है तो क्या होता है कि जो आपका रंध्र जो होता है वो खुल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुआ रंध्र का खुल जाना। रंध्र क्या करेगा? खुल जाएगा, और इस वजह से क्या होगा? आपका एयर का एक्सचेंजिंग वगैरह जो होगा, वायु का अदला बदली जो होगा वो होने लगेगा। अगला कहता है लाला रस का स्रावन कहां से होता है? लाला रस, यही वर्ड आपको समझना है, ये एनसीईआरटी है। अलग से हमने एक भी वर्ड हमने अलग से नहीं लिए हैं, सारे वर्ड जो है वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हमने जानबूझ करके ये सब शब्द हमने अपने क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लाया है। लाला रस का स्रावन कहां से होता है? लाला रस क्या होता है? तो लाला रस का मतलब है जो लार ग्रंथि, जिसको आप लोग लाला ग्रंथि भी कहते हो, उससे स्रावित होने वाला जो स्राव है उसी को क्या बोला गया है? लाला रस, उसी को आप लोग लार कहते हो। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप जो बताएं उसके हिसाब से आप ऑप्शन देख करके बताइएगा इसका आंसर। छोटी आंत, अमाशय, बृहदान्त्र, और उसके बाद आपका मुख। ये आपसे पूछा है कि लाला रस का स्रावन कहां से होता है? छोटी आंत से होता है, अमाशय से होता है, या फिर बृहदान्त्र,
बृहत्तर का मतलब होता है ना, बृहदात्र का मतलब है यहाँ पे बड़ी आंत से, और आपका मुख, तो मुख में जो लार ग्रंथि है वहां से होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख, और मुख के अंदर जो आपका लार ग्रंथि पाया जाता है, मुख के अंदर जो आपका लार ग्रंथि पाया जाता है, उसी के स्राव को क्या बोला जाता है, उसी के स्राव को बोला जाता है लाला रस। तो ये टोटल हमने 6 ऑब्जेक्टिव किए हैं। अभी टोटल यहाँ पे आप देखिएगा और क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कहता है कि कंठ में जो वलय, कंठ में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उपस्थित होता है, जो सुनिश्चित करता है कि वायुमार्ग जो है वो निपतित ना हो, तो उसे क्या कहा, वो क्या है जो निपतित, यानी कि जो हमारे जो कंठ द्वार में जो हमारे जो एयर के जो पैसेज होते हैं, वहां पे जो रिंग लाइक जो संरचनाएं, जो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर जो पाई जा रही है, उसमें क्या है, वो किसका बना है, क्या वो अस्थि का बना है, उपास्थि का बना है, किसका बना है, क्रेनियम का बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपास्थि। आपको पता है कि यहाँ पे हाफ रिंग के कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो आपके वायु मार्ग को, श्वास नली को कभी आपका संकुचित होने नहीं देगा, कभी वो दबेगा नहीं। अगर दब जाएगा तो क्या होगा, जो आपका जो वायु है वो आपको एक्सचेंजिंग होने में दिक्कतें होने लगेगी। इसलिए वो रिंग जो होता है वो कभी भी आपके श्वास नली को क्या करता है, कभी भी आपके जो श्वास नली को कभी आपको संकुचित होने नहीं देगा, जिससे एयर के जो पैसेज है, मार्ग, वो हमेशा कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, और आसानी से हम लोग गैस को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, यानी कि अंदर भी लेंगे और बाहर भी ले सकते हैं। तो वो किसका बना होता है, वो बना होता है उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का यहाँ पे रिंग हुआ होता है। अगला कहता है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्र करते समय बायां अलिंद कैसा हो जाता है। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हमने जानबूझ करके इसके भाषा को एनसीईआरटी से हमने लिया है, और ये थोड़ा सा लंबा है, तो आप समझिएगा, आपको एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा भारी होगा, वो लंबा सा आपको उसमें 2-3 लाइन का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। तो थोड़ा सा पहले शांति से इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर पे जाइएगा। क्या बोला है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो वाला रुधिर यानी ब्लड फुफ्फुस से, यानी कि फेफड़ा से हृदय के बाईं ओर स्थित, हृदय के बाईं ओर, तो हृदय के बाईं ओर कौन सा भाग होता है, आपका पता है कि हृदय के जो बाएं वाले जो एरिया होते हैं उसमें बायां अलिंद और बायां निलय होता है, तो वही कहता है बाएं अलिंद में आता है। इस बाएं अलिंद में आता है, इस रुधिर को एकत्र करते समय बाएं अलिंद में जब फुफ्फुस से आपका शुद्ध होकर के जब रक्त आएगा, तो उसे एकत्र करते समय, उसे हृदय लेते समय या जमा करते समय बायां अलिंद कैसा हो जाता है, बायां अलिंद क्या संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, या शिथिल हो जाएगा, या आपका संकुचित एवं शिथिल दोनों, या फिर केवल क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिथिल, यानी हमारा जो हृदय रहेगा, जब ब्लड को जब वो ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, शुद्ध रक्त को जब एक्सेप्ट करेगा, तो उस समय अलिंद जो होते हैं वो नॉर्मल अवस्था में आता है, यानी कि उस पर से संकुचन हट जाता है, यानी कि वो शिथिलन कर जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिथिल। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है। उच्च रक्तदाब, आपको पता है उच्च रक्तदाब का क्या मतलब, उच्च रक्त का दाब का मतलब है कि सामान्य से जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 mmHg होता है, इससे जब आपका रक्तदाब जब अधिक हो जाता है तो उसी को उच्च रक्तदाब बोला जाता है। तो वही कहता है कि उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन, अति तनाव, सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक। देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेंशन का मतलब है, हाइपोटेंशन का मतलब होता है रक्तदाब का कम होना, हाइपरटेंशन नहीं है, हाइपोटेंशन है। और दूसरा क्या लिखा है, अति तनाव, हाइपरटेंशन। इसी को आपको जब भारतीय भवन बुक से या फिर ब्रिलियंट वगैरह से या दूसरे पब्लिकेशन से जब पढ़ते हो तो वहां पे लिखता है हाइपरटेंशन, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे क्या लिखा है, अति तनाव। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है कि उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन, अति तनाव, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति तनाव, जिसको आप लोग कह सकते हो हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाइपरटेंशन, यानी कि अति तनाव। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस तरल में प्रोटीन की मात्रा अल्प एवं तरल रंगहीन होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से जो ऑप्शन जो दिया गया उसको देख करके आपको बताना है, इसमें से कौन से ऐसे तरल होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम है और उसका जो तरल है, यानी कि वो जो तरल रूप में जो चीज पाया जा रहा है वो कैसा है, रंगहीन है, यानी कि उसमें रंग नहीं है, रंगहीन है। वो क्या चीज है, क्या वो रक्त है, तो रक्त तो नहीं हो सकता क्योंकि रक्त तो रंगीन होता है, उसमें उसका कलर रहता है रेड रंग का। आपको पता है कि हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये रक्त हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया आपका लसिका, तीसरा ऑप्शन आपका दिया प्लाज्मा और आपका चौथा ऑप्शन आपका दिया है
ख और ग दोनों। देखिए आपको लग रहा होगा कि प्लाज्मा भी तो सर उसमें भी तो कलर नहीं है और लसिका में भी कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, प्रोटीन की मात्रा अल्प होनी चाहिए, यानी कि प्रोटीन कम होना चाहिए। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन लसिका में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सही क्या होगा, लसिका। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका लसिका। अगला कहता है क्या कि नेफ्रॉन के प्रारंभिक में नेफ्रॉन के प्रारंभिक निस्यंद में क्या पाए जाते हैं। निस्यंद का मतलब जो फिल्ट्रेट, जो छन करके आ रहा है, जो बोमेन संपुट से, बोमेन कैप्सूल से, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से जो छन करके जो नीचे की ओर जो आ रहा है, उसमें कह रहा है, उसी को हमने फिल्ट्रेट बोला है। जो आपको पता है कि कपलक नेफ्रॉन में जो कपलक स्ट्रक्चर होता है, उससे जो छन करके जो चीजें उतर रही है, उसी को बोला गया फिल्ट्रेट, वही, और उसी को हिंदी में बोला गया निस्यंद। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन के प्रारंभिक निस्यंद में क्या पाए जाते हैं। तो प्रारंभिक निस्यंद में क्या रहेगा, अमीनो अम्ल रहेगा, जल रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, सभी रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ऊपर से जो बोमेन्स कैप्सूल होते हैं, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे जब फिल्ट्रेट या फिर उससे जो आपका ब्लड जो फिल्टर होकर के नीचे आएगा, तो उसमें ज्यादातर मात्रा में जल रहता है, उसमें अमीनो अम्ल रहेगा और उसमें कुछ आपके खनिज वगैरह भी रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। ग्लूकोज भी रहता है, ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज तो एसेंशियल फैक्टर होते हैं, अमीनो अम्ल ये सब प्रोटीन बनाने वाला होता है। ग्लूकोज हमारे लिए आपको एनर्जी का काम करेगा, इसलिए वो फिल्ट्रेट से अवशोषित हो जाना चाहिए, नहीं तो ये यूरिन मार्ग के मतलब मूत्र के रास्ते हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो होते हैं प्रारंभिक निस्यंद में, यानी कि प्राइमरी जो फिल्ट्रेट होते हैं उसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला कहता है कि रेजिन तथा गोंद कहां संचित होते हैं। रेजिन तथा गोंद कहां संचित होते हैं, कहां जमा होते हैं, कहां भंडारित रहते हैं। फ्लोएम में, पुराने जाइलम में, पत्तियों में, क और ख दोनों, क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर बताइएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुराने जाइलम में। तो आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज अभी हमारे वीडियो अभी और बने रहिएगा, और अभी हम और भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा बीच बीच में। तो अभी हम लोग और ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से CO2 एवं जल एवं ऊर्जाएं देती है। जब पाइरूवेट का विखंडन जब होता है तो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जाएं प्राप्त होती है, या फिर ऊर्जा मिलता है या फिर ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या है, यह क्रिया होती है कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या फिर आपका हरित लवक में। यानी कि जब पाइरूवेट जो आपका टूटता है, जो कि 3 कार्बन वाला आपका एक प्रकार का 3 कार्बन वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है पाइरूवेट, उसका जब विखंडन होता है तो उसके विखंडन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, जल भी मिलता है और ऊर्जा होता है। ये ऊर्जाएं मिलती है या फिर ऊर्जा प्राप्त होता है। ये क्रियाएं कहाँ होती है, क्या वो कोशिका द्रव में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, केंद्रक में होगा, हरित लवक में होगा, कहाँ होगा। तो ये क्रिया आपको पता है, ये क्रिया कहाँ पे होती है, ये क्रिया होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट के लिए, हृदय की धड़कनों के लिए, हृदय के संकुचित और शीतलन होने के लिए, और आपका ग नंबर ऑप्शन कहता है कि शरीर के संतुलन के लिए, यानी कि हमारे बॉडी के मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे शारीरिक संतुलन के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। तो पहला ऑप्शन दिया है सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया आपका हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है शारीरिक संतुलन के लिए, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि मस्तिष्क जो है वो सोचने में भी मदद करता है, हेल्प करता है। उसके बाद कहता है कि आपको हृदय धड़कन में भी मदद करता है। इसके अलावा कहता है आपका शारीरिक संतुलन में भी मदद करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। बाह्यदल, अंडाशय, अंडप और परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है, बाह्यदल पाए जाते हैं, अंडाशय पाए
अंडाशय पाए जाते हैं, अंडा पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि पुष्प का जो नर जनन संरचना होता है जिसको हम लोग पुमंग कहते हैं, और पुमंग के अंदर क्या होता है, पुमंग के ऊपर जो एक संरचनाएं पाई जाती है जिसके अंदर परागकण भरा हुआ होता है, तो उस थैली जैसी संरचना को परागकोश कहते हैं। इसलिए परागकोश के अंदर क्या होगा, परागकोश के अंदर आपका हो जाएगा परागकण। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका परागकण। अगला कहता है कि पारितंत्र के अजैविक भौतिक कारक कौन है। आपको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो हमारे जो है वो दो प्रकार के कारक से मिलकर बने, एक जैविक और एक आपका अजैविक। जैविक में वो सारे जीव आते हैं जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता शामिल है, जबकि आपका अजैविक जो कारक होता है उसमें वातावरणीय कारक शामिल है, जैसे कि तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, नमी हो गया, उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब सारे किस में आते हैं, अजैविक कारक में। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका दिया गया ताप, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया वर्षा, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका वायु, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय समूह है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोला है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय समूह है। निम्नीकरणीय पूछा है, यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ किसको बोलते हो, जो आसानी से सूक्ष्मजीव के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाए, उसी को हम लोग जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ या जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पे देखिएगा, कहता है केक, लकड़ी, घास। दूसरा ऑप्शन कहता है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तीसरा ऑप्शन कहता है घास, चमड़ा, पुष्प। चौथा ऑप्शन कहता है कि फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस। आपको इस ऑप्शन को 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ना है शांति से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर सोचिएगा, क्योंकि ये इतने आसान नहीं होने वाले हैं। पहला आपका ऑप्शन था केक, लकड़ी, घास, तो इसमें देखिएगा तो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से अपघटित हो जाएंगे सूक्ष्मजीव के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। इसमें प्लास्टिक है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये तो सबको अनुमान लग रहा होगा। लेकिन ये जरा ऑप्शन देखिएगा, घास, चमड़ा और पुष्प, इसमें तो सारे पदार्थ जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो आपका आसानी से सूक्ष्मजीव के द्वारा भी ये भी टूट रहा है। इसमें फलों के छिलके, ये भी आपको पता है कि फल फूल ये सब जो होते हैं इनके छिलके वगैरह, या फिर पेड़ पौधे की शाखाएं होती है, ये भी तो पेड़ पौधे की फूल पत्ती, ये सब तो आसानी से आपको सूक्ष्मजीवी से तोड़ लेता है। केक, और लास्ट में क्या लगा दिया, नींबू के रस। नींबू के रस लगा देने की वजह से इसमें जो अम्ल है, यही अम्ल के कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन, तो सर इसको अगर हम गलत कर भी देते हैं तो आपके हिसाब से ये घास, चमड़ा, पुष्प का ऑप्शन आपको डाउट लग रहा होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो इसमें जो चमड़ा जो दिया गया ना, वो जल्दी आपका बायोडिग्रेड नहीं करेगा, यानी कि उसे आसानी से सूक्ष्मजीव उसे नहीं तोड़ेगा। उसके कंपेयर में इसको जब आप देखिएगा तो यहाँ पे इसको जब देखिएगा ना तो ये आसानी से जल्दी टूट रहा है, इसका अपघटन जल्दी होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका केक, लकड़ी और घास। ये आसानी से क्या हो जाएंगे, ये आसानी से आपके टूट जाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा केक, लकड़ी और घास। ये भी टूटेंगे, लेकिन इसके कंपेयर में ना ये थोड़ा सा चमड़ा की वजह से ये थोड़ा सा लेट टूटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केक, लकड़ी और घास। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें से आपको ऑप्शन दे करके बताना है कि निम्न में से कौन एक प्रकार आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया घास, गेहूं, आम, ये क्या, यह एक आहार श्रृंखला बना रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि घास, बकरी, मानव। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका बकरी, गाय, हाथी। चौथा ऑप्शन कह रहा है घास, मछली और बकरी। इसमें से आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन एक प्रकार का आहार श्रृंखला बना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घास। घास को खा रहा आपका बकरी, बकरी को फिर खा जा रहा है कौन, मानव जाति खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का आहार श्रृंखला बना रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, घास, बकरी और मानव। अगला हमारा ऑप्शन कहता है कि राजस्थान में जल संग्रहण में निम्न में कौन उपयोगी है। यानी कि राजस्थान में जब जल को संग्रहण करना होता है, जल को जब बचाना होता है, संचित करना होता है, तो कौन सा इसमें से जो उपयोग है, कौन सी इसमें से जो विधि है वो बहुत पहले समय से अपनाई जा रही है, और जल का संचयन या फिर जल का आपका भंडारण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया खादिन, बड़े पात्र तथा नारी। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन क्या था आपका बंधारस एवं तालाब, बंधारस एवं तालाब, ये ताल ही होना चाहिए,
इसका नाम ही है ताल। उसके बाद आपका कहता है तालाब, उसके बाद कहता है एडिस जिसको टैंक बोला गया है। तो इसमें आपको देख करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राजस्थान में जल के संचयन या फिर जल को भंडारण के लिए पुराने समय से इस विधि को अपनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा खादीन, बड़े पात्र और नारी। इन तरीकों के द्वारा राजस्थान में जो है वो जल का संचयन और भंडारण जो है वो किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका क नंबर ऑप्शन। अगला कहता है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई है। गंगा के पानी जो है वो आए दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। मानव की क्रियाकलापों के कारण वो गंगा का जो जल है वो आपका काफी ज्यादा दूषित हो रहा है। तो इसे साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसे आपको एक योजना की तरह शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया गंगा सफाई योजना। और ये कब प्रारंभ हुई है, पहला ऑप्शन आपको देख के बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे 1985, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया 1996, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका 1993 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1994। इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985। यानी कि गंगा के पानी को साफ बनाए रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए जो सफाई गंगा आपका सफाई योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो आपका 1985 में की गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि गंगा के पानी को साफ किया जा सके। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो और अभी तक हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।